संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी क्लास जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था, क्या व्यवस्था थी मौर्यकाल में। ठीक, और इस तरह की इकोनॉमी क्या आने वाले अन्य किसी भी राजवंश में दिखाई देती है। तो मौर्य वंश में आप देखेंगे कि इकोनॉमी पर ही इतने बड़े राजतंत्र या इतने बड़े मजबूत राज्य का निर्माण किया गया है। तो आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका सारा पूरा नज़रिया क्लियर हो जाएगा। मौर्य वंश को लेकर आपका पूरा व्यू जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास से जुड़िए। तुरंत जो है अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आप सभी लोग अपने क्लास में जुड़ने की कोशिश करिए बच्चों। देखिए, ऐसे नहीं, जल्दी करिए। आपकी संख्या कम से कम आज 100 के ऊपर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़िए। आपका सारा पूरा नज़रिया क्लियर हो जाएगा। मौर्य वंश को लेकर आपका पूरा व्यू जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास से जुड़िए। देखिए, आज का आपका टॉपिक है, देखिए थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने क्या किया है कि अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी पर हमारा प्लस पर एक कोर्स स्टार्ट हुआ है आर्ट एंड कल्चर। बच्चों आप थोड़ा सा सुनिए, आर्ट एंड कल्चर एक कोर्स हमारा आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लस कोर्स पर जाइए, जहां अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी चैनल पर, वहां पर जाकर हमारे कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हमारे नाम यानी संजय कुमार यादव को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हमारे नाम को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर हमारा एक कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है। बाकी कोर्स आपके जो है बहुत जल्द जो है जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शनल हुआ या आपके मेंस का फर्स्ट पेपर हुआ, एसे हुआ, आंसर राइटिंग हुआ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कोर्स प्रॉपर दिया गया है साल भर का या 2 साल का, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें हमारे रेफरल कोड का आप यूज करेंगे। जो रेफरल कोड हमारा है बच्चों वो है SKY लाइव। SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है। अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है, तो 10% की आपको छूट मिलेगी अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व होइए, जुड़िए। ठीक, और वहाँ पर हम आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर सकेंगे, सारी समस्याओं को दूर कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा आपका जो है एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, डायरेक्ट जुड़ाव होगा। आपकी समस्याओं को हम बखूबी वहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कोर्स को अप्लाई करिए बच्चों और जुड़ने की कोशिश करिए, और मेंस की प्रिपरेशन यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी। ठीक, बाकी हम आपको यहाँ पर प्री के कोर्सेज दे रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। रेफरल कोड आप याद रख लीजिए, SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है। ठीक है, चलिए क्लास आपकी शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास आपकी बच्चों। आपकी क्लास है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए जब हम किसी भी राजवंश या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का नज़रिया क्या होना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए अर्थव्यवस्था को। तो चूंकि आपको मैंने बार बार बताया है कि हमेशा इतिहास को क्या है कि वर्तमान की सापेक्षता में पढ़ा जाता है। ठीक है, इतिहास को वर्तमान की सापेक्षता में पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम अर्थव्यवस्था को भी वर्तमान से जोड़कर ही देखेंगे, वर्तमान की सापेक्षता में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। आप अपनी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। देखिए डेविल सिंह जी, आप, संदीप केसरवानी जी, प्रवीण कृष्णा, आप लोग कम से कम अपनी संख्या को थोड़ा सा इंक्रीज करिए बच्चों।
चलिए, तो इकोनॉमी अगर आपको पढ़ना है, यानी किसी भी राजवंश की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, तो हम इसे वर्तमान अर्थव्यवस्था से जोड़कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसे? वर्तमान अर्थव्यवस्था से जोड़कर हम देखेंगे। और वर्तमान अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ते हैं तो वर्तमान अर्थव्यवस्था में आप कितने सेक्टर में अर्थव्यवस्था को बांटते हैं? जो वर्तमान इंडियन इकोनॉमी है वो कितने सेक्टर में बटी हुई है? तो वो 3 सेक्टर में बटी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर जिसे आप उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और थर्ड है सेवा सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। ठीक, ये आपके 3 क्षेत्र हो गए, यानी इसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सॉरी, इसको आप लिखिए ऐसे, तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। इसको क्या लिखेंगे आप? टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। तो इंग्लिश में बच्चों आप इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन आफ्टर टर्शियरी सेक्टर। इसे हम कहते हैं कृषि क्षेत्र। इसे आप क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। इसे कहते हैं उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं। और इसे कहते हैं सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। इसे आप कहते हैं सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। तो वर्तमान इकोनॉमी में, वर्तमान अर्थव्यवस्था में आप अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो हम जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो हम वहाँ भी देखेंगे कि क्या मौर्यकालीन इकोनॉमी में ये तीनों सेक्टर पूरे डेवलप कंडीशन में दिखाई देते हैं? क्या ये तीनों अवस्थाएं वहाँ हमें विकसित रूप में दिखती हैं? ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या इस तरह की अर्थव्यवस्था हमें वहाँ पर दिखाई देती है। आइए, तो सबसे पहले देखिए, हम प्राइमरी सेक्टर को देखेंगे और सेकेंडरी सेक्टर को देखेंगे, देन आफ्टर हम टर्शियरी सेक्टर को देखेंगे। तो मौर्य काल में हम पहले कृषि को देखेंगे, फिर उद्योग क्षेत्र यानी व्यापार वाणिज्य को देखेंगे, फिर हम सेवा सेक्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र पहले आप क्या पढ़ेंगे? कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जब आपका स्वरूप यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता तो एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपसे इकोनॉमी पूछ लिया गया, अर्थव्यवस्था पूछ लिया गया, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा जो है पूरे केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को ही डिस्क्राइब करके चला आता है, या कभी कभी कोई जो है व्यापार उद्योग को ही डिस्क्राइब करके चला आता है और उसको लगता है कि हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। नहीं, आप कहीं ना कहीं आपने अधूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, आपने क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ नहीं सके। तो ये ध्यान में रखिए, जैसे हमने समाज के बारे में बार बार आपको बताया है कि आप अपना एक व्यू क्लियर कर लीजिए, पहले से ही आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। अब जब मेंस लेवल की आप तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर हर सेक्टर पर प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं या इंडस्ट्री सेक्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी अलग हो सकती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मेंस में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आपको पढ़ना है बच्चों, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि का स्वरूप क्या है। कृषि का स्वरूप देखा जाएगा, कृषि का स्वरूप देखा जाएगा। भूमि का मालिकाना अधिकार, भूमि का मालिक या भूमि का अधिकार देखा जाएगा कि भाई भूमि का अधिकार किसका है, भूमि पर अधिकार किसका है। ठीक है, फिर अनाज, अनाजों के प्रकार देखे जाएंगे, कौन कौन से अनाज हो रहे हैं, अनाजों के प्रकार। यहाँ भूमि के अधिकार के साथ भूमि के प्रकार की भी हम चर्चा करेंगे कि भूमियों के प्रकार कितने हैं। अनाजों के प्रकार के बाद जो है हम देखेंगे सिंचाई के साधन क्या है, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। ठीक, फिर हम देखेंगे अनाज का संरक्षण एवं संग्रहण, अनाज के संरक्षण एवं संग्रहण।
अनाज के संरक्षण एवं संग्रहण की व्यवस्था, अनाज के संरक्षण एवं संग्रहण की व्यवस्था, इसको देखा जाएगा। फिर आप देखेंगे कृषि के यंत्र, यानी कृषि यंत्र कौन कौन से थे, कृषि यंत्र कौन कौन से थे। तो इतनी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसमें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। और फिर आप देखेंगे कि एक कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने कहीं न कहीं अध्ययन किया है, ठीक है। तब आपको ये महसूस होगा कि नहीं, हमने पूरी तरह क्या किया, एग्रीकल्चर को कॉन्सेप्ट माने एग्रीकल्चर को हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ने की कोशिश किया, ठीक है। देखिए बच्चों, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी संख्या को थोड़ा इंक्रीज करिए, अपने फ्रेंड को कम से कम लिंक शेयर कर सकते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों के एक लोगों के मोबाइल में कम से कम 100 200 या 500 फ्रेंड सर्किल होगी। आप लोग कम से कम उनसे जोड़ सकते हैं, लोगों को कम से कम अवेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम माने ये आप एक ग्राफ बना लीजिए और इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आप स्टडी करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम कृषि का स्वरूप देखेंगे कि कृषि का स्वरूप क्या है। मौर्य काल में कृषि का स्वरूप क्या है, मौर्य काल में कृषि का स्वरूप क्या है, ठीक। तो मौर्य काल में कृषि का स्वरूप कैसा है, मिश्रित है। कृषि का स्वरूप कैसा है, मिश्रित है। क्यों मिश्रित हमने कहा, क्योंकि वर्तमान में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्वरूप कैसा है, मिश्रित है। मिश्रित होने का मतलब है कि जब कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाए, यानी जब कृषि के साथ साथ आप जो है पशुपालन जैसी व्यवस्था को अपनाते हैं, तो कृषि और पशुपालन एक साथ होता है, तो इसे मिश्रित व्यवस्था कहते हैं। और आपको पता है कि मौर्य काल में पशुपालन को बढ़ावा दिया गया और पशुपालन करने वाले को गोपालक कहा गया है। क्या कहा गया है, गोपालक कहा गया है, ठीक। और पशुओं को संरक्षित करने का प्रयास भी किया गया है। कहा जाता है भेड़, बकरी, भैंस, गाय जैसे जानवरों को पालने की पद्धत हमको मौर्य काल में दिखाई देती है, ठीक। और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि व्यवस्था पूरी तरह डेवलप हमको दिखाई देती है। तो मौर्य काल में कृषि का जो स्वरूप है वो कैसा है, मिश्रित है। वो कैसा है, मिश्रित है, ठीक। अब हम देखेंगे कि भूमि की अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी भूमि की संरचना कैसी है, ठीक। देखिए कहा जाता है कि मौर्य काल में जो भूमि होती है, भूमि दो प्रकार की थी। एक राजकीय भूमि और दूसरा किसान की भूमि यानी व्यक्तिगत भूमि। किसान की भूमि यानी व्यक्तिगत भूमि, ठीक। ये हो गया। कहा जाता है कि राजकीय भूमि की क्या होती थी, पैमाइश होती थी और ये राजा के अधीन है। किसके अधीन है बच्चों, राजा के अधीन होती थी। और राजकीय भूमि को क्या कहा गया है, सीता कहा गया है। क्या कहा गया है, सीता कहा गया। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। उसे क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष कहते थे। और यह एक क्या था, विभाग था। इसी विभाग के द्वारा राजकीय भूमि को क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। यानी कहीं न कहीं राजकीय भूमि का उपयोग या नियंत्रण किसके अधीन था, सीता अध्यक्ष के अधीन हुआ करता था। कहते हैं कि ऐसी राजकीय भूमि जो होती थी, राजकीय भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले इस भूमि की क्या होती थी, पैमाइश होती थी। इस भूमि की क्या की जाती थी, पैमाइश की जाती थी बच्चों। और यह पैमाइश कौन करता था, राजुक नामक अधिकारी करता था। कौन करता था, राजुक नामक अधिकारी करता था, या रज्जुक, इसको रज्जुक कहिए, रज्जुक नामक अधिकारी करता था, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर किसान की जो भूमि होती थी, किसान भले इस भूमि का मालिक होता था, लेकिन किसान भी अपनी भूमि पर राज्य को क्या करता था, कर देता था। राज्य को क्या देता था, कर देता था। यह भी अपनी भूमि पर राज्य को क्या करता था, कर अदा करता था। लेकिन कुछ भूमियां ऐसी होती थी जो भूमि कर से क्या होती थी, मुक्त होती थी। जो भूमि कर से क्या होती थी, मुक्त होती थी, यानी उन पर भूमि कर नहीं देना पड़ता था। तो इसको आप कहेंगे भूमि कर से
भूमि कर से मुक्त, यानी ऐसी भूमियां जिस पर राज्य कर नहीं लेता था, तो ऐसी भूमियों को क्या कहा गया है? उद्बलिक भूमि। उद्बलिक, इनको कहा गया है उद्बलिक भूमि या परिहार भूमि। उद्बलिक भूमि या परिहार भूमि, यानी ऐसी भूमियां मौर्य काल में जिन पर किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लिया जाता था, ऐसी भूमियों को हम क्या कहते थे? उद्बलिक या परिहार भूमि कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, और इस भूमि का नियंत्रण सीताध्यक्ष के अधीन होता था। इस पर जो कृषि कार्य करने वाला वर्ग था, कौन करता था इस पे कृषि? तो इस पे कृषि कार्य करने वाले कौन थे? दास थे। इस पे कृषि कार्य करने वाले कौन थे? कृषक भी होते थे। कृषक भी इस पे कृषि कार्य करते थे, श्रमिक भी इस पे कृषि कार्य करते थे। ठीक, और बंदी भी, जो जेल बंदी थे, बंदी भी इस पर कृषि कार्य किया करते थे। दास इसको कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर राजकीय भूमि में कृषि कार्य करने वाले लोग कौन कौन से हैं? बंदी, दास, कृषक और श्रमिक। ठीक, कहा जाता है कि मौर्य काल में जो फसल है, मौर्य काल में, अच्छा हम आगे उसकी चर्चा करते हैं फसल पद्धति की। कहते हैं कि यहाँ पर राजकीय भूमि जो होती थी, इस पे कर के दर की अगर हम बात करें, कर के दर की बात करें, तो कर की जो दर थी वह सामान्यतः कितनी थी? 1/6 थी। लेकिन लुम्बिनी में कितनी थी? 1/8 थी। लुम्बिनी में चूंकि महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल था, इसलिए वहां पर भूमि की माने कर की दर में उसने क्या किया? कमी किया, जिसका उल्लेख रुम्नदेयी अभिलेख में आता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि मेगास्थनीज जो है, यानी में सामान्य रूप से कर की दर 1/2 भले ही थी, लेकिन अन्य करों को जोड़कर, जैसे सिंचाई कर या त्वरित कर, अन्य सामयिक कर, अन्य करों को जोड़कर वह कर की दर 1/2 पहुंच जाती थी। ठीक है, यानी भू राजस्व था। ठीक ठीक, और राजकीय भूमि पर क्या होता था कि यहाँ पर राज्य जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड करता था। यानी इसका मतलब है कि राज्य जो है कहीं न कहीं उत्पादन प्रक्रिया को क्या करता था? पुश करता था, बढ़ावा देने की कोशिश करता था, और हमेशा ये प्रयास करता था मौर्य काल में कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमियाँ, जो जंगली भूमि है, उसको क्या किया जाए? उपजाऊ बनाया जाए। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि मौर्य वंश की सबसे बड़ी खास बात है कि कुछ भूमियों पर व्यक्तिगत किसानों को अधिकार दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि मौर्य वंश में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे अधिकार थे जिनको कभी भी व्यक्तिगत अधिकारों के तहत नहीं दिया गया, उन पर हमेशा राज्य का ही नियंत्रण होता था। बात समझे कि नहीं? तो राज्य के नियंत्रण में कुछ ऐसे विभाग या कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमेशा राजकीय नियंत्रण में होती थी, तो क्यों होती थी वो आज भी दिखता है। तो कौन कौन ऐसे चीजें हैं जो हमेशा राजकीय नियंत्रण में रहते थे, जिन पर कभी भी किसी किसान को या किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता था? तो वह चीजें जो राजकीय नियंत्रण में हमेशा रही, राजकीय नियंत्रण में रहने, जैसे भूमि के संदर्भ में हमने बात किया कि भाई भूमियों पर राज्य और किसान दोनों के अधिकार थे, लेकिन कुछ ऐसे विभाग थे जैसे खनिज क्षेत्र। खनिज क्षेत्र हमेशा राजा के अधीन माना जाता था या राज्य के अधीन होता था। खनिज क्षेत्र, ठीक। शराब निर्माण, हथियार निर्माण, नमक। अब आप मुझे बताइए कि वर्तमान अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें, ठीक है, इसमें आप एक दो चीजें और जोड़ सकते हैं, जैसे जंगल क्षेत्र, जैसे जहाजरानी का क्षेत्र, ठीक है। और अगर ओवरऑल आप देखें तो आज की अर्थव्यवस्था में क्या भारत सरकार ने वो सारे सेक्टर एफडीआई सेक्टर के लिए खोल दिए हैं, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सारे सेक्टर ओपन है? नहीं, अभी भी दो सेक्टर आपके क्या है, प्रतिबंधित है। खास तौर से रसायन क्षेत्र और हथियार का क्षेत्र जो है, रेलवे का कुछ सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए केवल रिजर्व रखा गया है।
पहले क्या था कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन रिजर्व किए गए थे। लेकिन आज के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हुई, ओपन हो गई, लिबरल हो गई। और आप जानते हो 1990 के दौर के बाद भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो संकल्पना मनमोहन सिंह के समय लाई गई, उनके वित्त मंत्री के नेतृत्व में नरसिम्हा राव के समय, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था आज कहीं न कहीं बदल चुकी है। और केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर सारे सेक्टर जो है क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो चुके हैं। लेकिन अब भी 2 सेक्टर रिजर्व हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन। मौर्य काल में क्या था कि ये सारे सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन रिजर्व थे। यानी आप जहाजरानी विभाग को कह सकते हैं, जहाजरानी, निर्माण और जंगल क्षेत्र, क्योंकि अगर ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किए गए होते मौर्य काल में, तो वो राज्य के लिए खतरा बन सकते थे। और ये उस समय राज्य की आय के जरिया भी थे और सामरिक दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व था। तो वो परंपरा हमें वर्तमान अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देती है, ये परंपरा हमें वर्तमान अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देती है बच्चों। तो मौर्य वंश में क्या था कि बच्चों आपकी संख्या आज बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, तो ये क्षेत्र हमेशा राज्य के नियंत्रण में रहे, इनको कभी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं किया गया मौर्य वंश में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मौर्य वंश में कृषि यंत्र और फसल पद्धति क्या थे, यानी मौर्यों की कृषि करने का तरीका क्या था और उनकी फसल पद्धति क्या थी। देखिए, कृषि यंत्र और फसल पद्धति। अगर हम कृषि यंत्र की बात करें तो कहा जाता है कि इस समय लोहे के उपयोग होने लगे थे, लकड़ियों के उपयोग होने लगे थे। लोहे के हल, लोहे के फाल, कुदाल और फावड़ा जैसे यंत्र मिले हैं। तो इससे ये लगता है कि जुताई जो है वो गहरी हो गई होगी, और अगर गहरी जुताई है तो उत्पादन क्या है, बढ़ा होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखें, अगर हम फसल पद्धति की बात करें तो कौटिल्य कहता है, कौटिल्य के अनुसार वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन होता था, वर्ष में 3 फसल का उत्पादन होता था। जबकि मेगास्थनीज कहता है कि वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था। मेगास्थनीज वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन बताता है, वर्ष में 2 फसल का उत्पादन बताता है। दूसरी चीज ये कि कहा जाता है कि मौर्यों का जो वित्त वर्ष है, मौर्यों का वित्त वर्ष जो है वो आषाढ़ माह से शुरू होता है। किस माह से? आषाढ़ माह से शुरू होता है। आषाढ़ माह मतलब जुलाई, आषाढ़ माह का मतलब जुलाई। और मौर्यों के समय जनगणना की जाती थी। कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना होती थी, और जनगणना करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में यानी ग्रामीण बस्तियों के विकास में या उनके निर्माण में क्या किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। तो जनगणना पद्धति हमको वहाँ पर दिखाई देती है कि मौर्यों के समय जनगणना पद्धति क्या थी, विकसित अवस्था में दिखती है। तो कहा जाता है कि अब देखिए, कौटिल्य जो कह रहा है कि भाई वर्ष में 3 फसलें उत्पादन की जाती थी, इसका मतलब है कि मौर्य काल में भी सामान्यतः फसलें किस पे निर्भर थी, मौसम पे निर्भर थी। सामान्यतः फसलें मौसम पर निर्भर थी, इसीलिए मौसम के अनुकूल फसलों का डिवीजन हमें मौर्य वंश में दिखाई देता है। जैसे आज भी अगर आप देखें तो फसलों का जो डिवीजन है, फसलों का जो बंटवारा है, वो आपके कहीं न कहीं मौसम पर डिपेंड है। जो रबी की फसल, जायद की फसल या आप खरीफ की फसल का जो डिवीजन करते हैं, वो कहीं न कहीं वर्तमान में भी मौसम पर डिपेंड होने के कारण है। तो ये पद्धति हमें वहाँ पर भी दिखती है, क्योंकि मेगास्थनीज कहता है कि अधिकतम जो कृषि क्षेत्र है वह वर्षा पर निर्भर है सिंचाई के लिए। अधिकतम कृषि क्षेत्र किस पर निर्भर है? वर्षा पे। कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। और कहा जाता है कि मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमको पता चलता है कि ऐसी भूमियां जो वर्षा पर डिपेंड होती थी उनको अदेव मात्रक भूमि कहा गया है।
यानी ऐसी भूमियों को क्या कहा गया है, अदेवमात्रक भूमि, यानी जो पूरी तरह क्या थी, सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थी, यानी देवताओं पर निर्भर थी, उनको अदेवमात्रक भूमि कहा गया है। ठीक है, तो मौर्य काल में ये परंपरा हमको दिखती है। इसका मतलब है कि मेगास्थनीज जो बात कह रहा है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो दोनों माने सामान्यतः कहा जाता है कि 3 तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता था और ये कृषि यंत्र थे। अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता था। सामान्य तौर पर कौन सी फसलें उत्पादन होती थी, तो मुख्य फसल क्या थी, चावल थी। मुख्य फसल क्या है, चावल है। तो चावल, गेहूं, ईख माने गन्ना, ईख मतलब गन्ना, इसे सबसे निकृष्ट फसल कहा गया है, इसे सबसे निकृष्ट फसल कहा गया, जबकि यह नगदी फसल थी। चना, मूंग, इन फसलों का उत्पादन हमको दिखाई देता है। सरसों भी ले लीजिए, मसूर भी ले लीजिए, तिल भी ले लीजिए, इन फसलों का भी उत्पादन होता था। यानी सामान्य तौर पर जो फसलें वर्तमान में दिखती हैं वो फसलें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। तो मुख्य फसल क्या थी, चावल थी। और आप जानते हैं कि चावल का मौर्य काल में बड़ा बेहतर उपयोग हुआ। कहा जाता है कि चावल मुख्य फसल के रूप में गंगा घाटी में ही निर्मित हुई। चावल के उत्पादन में बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण था, कहा जाता है चावल की वृद्धि, चावल का उत्पादन सबसे अधिक इसलिए हुआ क्योंकि चावल की रोपाई पद्धति का उपयोग होता था। कौन सी पद्धति, रोपाई पद्धति। इससे पहले चावल के छिटकवा पद्धति का उपयोग किया जाता था, और जब रोपाई पद्धति का निर्माण हुआ तो चावल के उत्पादन में कई गुना क्या हुई, वृद्धि हुई। चावल का उत्पादन जब तेजी से बढ़ा तो चावल क्या बन गया, मुख्य भोजन बन गया। और मुख्य भोजन जब ये चावल बना तो कहा जाता है इसकी माड़ से, इसके माड़ के उपयोग से महिलाओं की जो प्रजननशीलता थी वह प्रजननशीलता क्या हुई, बढ़ी। प्रजननशीलता के बढ़ने से जनसंख्या का, ये माल्थस का सिद्धांत है, जनसंख्या वृद्धि हुई। और जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो इस जनसंख्या वृद्धि ने, कहा जाता है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को 2 तरह से लाभ पहुंचाया। एक सस्ता श्रम, इससे सस्ता श्रम उपलब्ध हो गया, और दूसरा एक बड़े बाजार का निर्माण हो गया, एक बड़े बाजार का निर्माण हो गया, क्योंकि जनसंख्या को चाणक्य ने क्या किया, अर्थव्यवस्था से पूरी तरह जोड़ दिया। तो इससे मौर्य काल में एक बड़ा परिवर्तन आया अर्थव्यवस्था में। और इसी समय जो आपका चावल है बच्चों, वो मुख्य फसल के रूप में कन्वर्ट हो गया, और वो आज भी है। आज भी आप बिहार बंगाल में चले जाइए तो आपके मुख्य भोजन के रूप में चावल की ही काउंटिंग की जाती है। और आप भारत का भी मुख्य फसल क्या है, चावल है। ठीक, चावल का सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन आप करते हैं। देखिए, ये तो रही फसल की बात, फसलों की चर्चा हमने कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या सिंचाई की पद्धति क्या थी। सिंचाई की पद्धति क्या थी। देखिए, कहते हैं सिंचाई पद्धति को कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य इसे सेतुबंध कहता है। सिंचाई पद्धति को कौटिल्य क्या कहता है, सेतुबंध। ठीक है, और आप जानते हैं कि मौर्य काल में सिंचाई के रूप में कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों व्यवस्थाएं थी। कृत्रिम व्यवस्था क्या थी, कृत्रिम व्यवस्था में सबसे बेहतर व्यवस्था जो थी वो सुदर्शन झील थी। सुदर्शन झील थी, जिसका निर्माण गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख में इस झील के निर्माण का उल्लेख बच्चों हमें दिखाई देता है। और बाद में कहा जाता है कि जब अशोक का शासन आया तो अशोक ने इस झील से नहरों का निर्माण किया। तो ये अपने आप में ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं इस झील का उपयोग सिंचाई पद्धति के लिए
किया गया, यानी राज्य की तरफ से सिंचाई के साधनों के विकास का प्रमाण हमें दिखता है। तो ये कृत्रिम साधन है सिंचाई के, ये सिंचाई के क्या है, कृत्रिम साधन में आएगा। लेकिन कहा जाता है कि कृत्रिम सिंचाई में केवल झील का निर्माण ही नहीं था, हथकरघा जो हाथ से चलाया जाता था, ये भी सिंचाई का एक साधन था। तालाब का निर्माण, ये भी कृत्रिम में आएगा, ये भी सिंचाई का एक साधन था। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि कौटिल्य सिंचाई के 4 साधनों का उल्लेख करता है। वो कहता है कि कंधों पर पानी को ढोकर भी लोग सिंचाई करते थे, यानी कंधे पर पानी को रखते और ले जाके खेत में क्या करते थे, उसको डालते थे। तो ये भी एक सिंचाई की परंपरा हमको दिखाई देती है। नदी तालाब, ये भी हमने बताया कि सिंचाई के साधन थे। ठीक, इसके साथ साथ कौटिल्य कहता मशीनों से भी सिंचाई की व्यवस्था थी, लेकिन वो आधुनिक मशीनें नहीं हैं, वो सामान्यतः जो है क्या रहा होगा, हथकरघा रहा होगा, जो घिरनी पर चलाया जाता होगा। कुएं से मोट के द्वारा चमड़े का एक वो बनाया जाता था, उससे पानी को निकाला जाता था घिर्री पे, तो उसको वो मशीन की संज्ञा देता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख आगे चलकर बाणभट्ट करेगा, बाणभट्ट वर्धन वंश में। ठीक है, उसे घड़ी यंत्र कहेगा, उसी यंत्र को घड़ी यंत्र कहा जाता है। तो लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए तो कहा जाता है कि सिंचाई के साधनों के तौर पर हमको कृत्रिम झील का निर्माण, नहरों का निर्माण, तालाब का निर्माण, हथकरघे का उपयोग, ठीक, ये सारे हमको सिंचाई के साधन दिखाई देते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पर राज्य का भी योगदान है, राज्य अपनी तरफ से सिंचाई के संसाधनों का डेवलपमेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों में देखें तो वर्षा एक बहुत बड़ा योगदान था वर्षा का। वर्षा मुख्य रूप से सिंचाई का साधन थी, इसीलिए अदेवमात्रक और देवमात्रक भूमियों का उपयोग हुआ है। अदेवमात्रक भूमि और देवमात्रक भूमि, ये जो भूमियां आई हैं ये अपने आप में प्रमाणित करती हैं कि कहीं न कहीं वर्षा अब भी सिंचाई का मुख्य साधन थी। और आधुनिक भारत में भी देख लीजिए तो भारत की 55% भूमि, कहा जाता है कि ओवरऑल 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य है भारत के पास, उसमें से आज भी 55% जो लैंड है उस पे जो सिंचाई के साधन है वो वर्षा है। ठीक है, यानी आज भी आपके पास 55% जो कृषि योग्य भूमि है वो कैसी है, असिंचित है, यानी वर्षा पर डिपेंड है। ठीक, तो उस समय भी अगर आपसे कहा जाए कि वर्षा का मुख्य साधन क्या था, सिंचाई का मुख्य साधन क्या था, तो आप कहेंगे वर्षा था। ठीक है, दूसरी चीज कहें तो कहा जाता है कि ऐसी भूमियां जो प्राकृतिक सिंचाई से वह फसलें उगाई जाती थी, ऐसी भूमियां जहां पर जैसे वर्षा पर जो भूमियां थे उनको अदेवमात्रक के साथ साथ सहोदय भूमि भी कहा गया है। कौन सी भूमि, सहोदय भूमि, उनको सहोदय भूमि भी कहा जाता था, यानी वह भूमियां जो प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित होती हो उनको सहोदय कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों में वर्षा भी आ जाएगी और नदी भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम कहें सिर्फ वर्षा से तो उसमें केवल अदेवमात्रक आएगी, तो थोड़ा सा डिफरेंट है अदेवमात्रक और देवमात्रक और सहोदय भूमि में। बात समझ गए कि नहीं आप? ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे, ये आपका प्राइमरी सेक्टर था। तो प्राइमरी सेक्टर के तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से वर्तमान में कहीं न कहीं राज्य जो है मदद करता है किसानों को, ठीक, उसी तरह मौर्य वंश में भी हमें ये पद्धति दिखाई देती है कि राज्य अपनी तरफ से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने लेवल से वह उर्वर भूमि के विस्तार में, जंगलों की कटाई में अपना अहम योगदान देता है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो 2 अभिलेख मिले हैं, एक महास्थान अभिलेख जो बोगरा बंगाल में है, दूसरा सोहगौरा अभिलेख जो आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। दोनों अभिलेखों में अन्नागार का निर्माण मिला है। तो अन्नागार का होना अपने आप में बताता है कि उत्पादन बहुत अच्छी प्रक्रिया में रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में उत्पादन की प्रक्रिया थी, इसलिए इन अन्नागारों का निर्माण किया होगा। राज्य का स्वरूप भी कहीं न कहीं कल्याणकारी था, जिससे ये कहा जा सकता है कि अन्नागारों का जो निर्माण है वो कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं जनता के
जनता की भलाई के लिए किया गया होगा, ताकि किसी भी आपदा की अवस्था में यहां से अनाज का वितरण किया जा सके। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यापार की क्या कंडीशन थी। वाणिज्य एवं व्यापार यानी द्वितीयक सेक्टर, व्यापार एवं उद्योग, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर। तो द्वितीयक सेक्टर में हम क्या देखेंगे? ठीक है, देखिए द्वितीयक सेक्टर कहा जाता है कि व्यापार जो है ये वित्तीय वर्ष के अनुसार संचालित होता था, और वित्तीय वर्ष मौर्यकाल में क्या था? आषाढ़ का महीना, जुलाई का महीना। ठीक है, व्यापार के अगर हम स्वरूप की बात करें कि मौर्यकालीन व्यापार का स्वरूप क्या था, तो व्यापार का स्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों था। कैसे भाई? यानी आंतरिक क्षेत्रों में भी लेन देन होता था, और इस समय मिस्र एवं यूनान की सभ्यता से भी व्यापार प्रचलन में था। ये प्रमाण मिला है कि तत्कालीन जो यूनान, मिस्र एवं सीरिया की जो सभ्यता है, सीरिया माने वही यूनानी क्षेत्र, तो यहाँ से भी मौर्यों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपादित हो रहा था। ठीक है, व्यापार का साधन क्या था? व्यापार का, भाई व्यापार आप करोगे तो साधन होना चाहिए ना, कैसे व्यापार करोगे? तो व्यापार का साधन क्या था? इस स्वरूप की बात हुई तो व्यापार का साधन क्या है? तो साधन, मुख्य साधन क्या था? जल परिवहन। आज भी मुख्य साधन यही है, मुख्य साधन जल परिवहन है। ठीक है, और स्थल सड़क परिवहन भी था, सड़क परिवहन भी दिखाई देता है, यानी सड़क परिवहन भी विकसित अवस्था में है। जल परिवहन में आंतरिक व्यापार के लिए नदी का उपयोग और बाह्य व्यापार के लिए बंदरगाहों का उपयोग। भाई अगर आपको अगर यूनान, मिस्र, सीरिया से व्यापार करना है तो आप बंदरगाहों का उपयोग करेंगे। आपको आंतरिक व्यापार करना है तो आप जो है नदी का उपयोग करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी नदियों का योगदान होता था, क्योंकि बंदरगाहों तक माल को पहुंचाने में नदियों के उपयोग की बात की गई है। ठीक है, तो बंदरगाहों में कौन कौन से बंदरगाह फेमस थे मौर्य काल में जिनका उपयोग किया गया? तो उसमें 3 बंदरगाह थे। एक ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति आपका ये बंगाल में हुआ करता था, और इससे जो है दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होता था। ठीक, और कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो व्यापार होता था, यानी जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर व्यापार ताम्रलिप्ति से होता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इससे दूरी जो है बढ़ जाती थी, उससे लागत बढ़ती थी। और कहा जाता है कि इसी दूरी को कम करने के लिए कलिंग को जीतने का प्रयास अशोक ने किया था। इससे क्या होता कि राजगृह से सीधे आप उड़ीसा पहुंच जाते, तो आपकी जो दूरी थी वो क्या हो जाती? कम हो जाती, और दूरी कम होती तो वस्तु की लागत यानी व्यापार की लागत कम होती, लागत कम होती तो व्यापार आपका क्या होता? ज़्यादा लाभदायक होता। तो कलिंग का जो विजय अशोक के द्वारा किया गया वह मूलतः राजनैतिक नहीं था, वह आर्थिक और व्यापारिक यानी वाणिज्यिक दृश्य किया गया था। ठीक, ताम्रलिप्ति बंदरगाह के साथ साथ आपका भृगुकक्ष बंदरगाह, भृगुकक्ष जो गुजरात में है, भृगुकक्ष बंदरगाह गुजरात में, और इसके साथ साथ बारबैरिकम बंदरगाह जो आपके सिंधु नदी के मुहाने पर है। बारबैरिकम बंदरगाह ये सिंधु नदी के मुहाने पर है, सिंधु नदी के मुहाने पर है। ये 3 बंदरगाह जो है मौर्यों के समय उपयोग किए गए हैं, किसके लिए? व्यापार के लिए। ठीक, तो बंदरगाहों का ये उपयोग जो है ये कहीं न कहीं आपके व्यापारिक स्वरूप को दर्शाता है। ठीक, ये आपके व्यापारिक स्वरूप को दर्शा रहा है। अभी हमने जल परिवहन की बात किया, अभी हमने स्थल परिवहन की बात नहीं किया है। कहते हैं बंदरगाहों से व्यापार करने के लिए भाई जहाजरानी उद्योग का होना बेहद जरूरी है। और आप जानते हैं कि मौर्य काल में
जहाजरानी निर्माण जो है, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है ऊपर कि जहाजरानी निर्माण जो है ये राज्य के अधीन होता था। और कहा जाता है कि राज्य के अधीन होने का जो सबसे बड़ा कारण था कि राज्य अपनी तरफ से जो है जहाज़ें आपको उपलब्ध कराता था, और इस जहाज को उपलब्ध कराने के लिए इस पर क्या करता था, टैक्स लेता था, यानी धन कमाता था। बात समझे कि नहीं, इस पर क्या करता था, धन कमाता था। और देखिए कहते हैं जो आंतरिक व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार जो होता था यहाँ भी बिक्री कर लगता था। बिक्री कर आंतरिक उत्पादन में, यानी मौर्यों के राज्य में जो वस्तुएं उत्पादन होती थी उस पर भी राज्य बिक्री कर लेता था 5% की। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था उस पर बिक्री कर कितना लिया जाता था, 10% लिया जाता था। कहते हैं बिक्री कर को चोरी करना एक सख्त दंडनीय अपराध माना जाता था मौर्य काल में, और इसके लिए मृत्युदंड जैसे प्रावधान भी किए गए थे, क्योंकि ये राज्य की आय का एक मुख्य जरिया था। तो आप इस चीज से नहीं बच सकते थे। बात समझेंगे नहीं, आप इस व्यवस्था से किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते थे। स्वाति तिवारी जी, आपको नमस्ते हमारी तरफ से। मेरी बात आपको समझ में आ रही, क्लास आपको क्लियर हो रही कि नहीं? प्रीतम प्यारे जी, प्रीतम प्यारे जी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया भाई व्यापार के साधन क्या थे। तो व्यापार के साधन हमने जल परिवहन साधन की हमने आपको डिस्कशन किया। ठीक, अब हम बताते हैं सड़क का क्या परिवहन था, यानी सड़क के परिवहन के बारे में क्या व्यवस्था थी। तो सड़क परिवहन का उल्लेख कौन करता है, कौटिल्य करता है, और कहता है कि 4 सड़कें मौर्य काल में क्या थी, प्रचलित थी। तो 4 सड़कें कौन कौन सी थी, कौटिल्य इनका उल्लेख करता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में 4 सड़क का निर्माण बताया गया है। देखिए पहली जो सड़क है, सड़क नंबर 1, ये ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति आपका कहाँ है, बंगाल में। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से लेकर, यानी बंदरगाहों को सड़कों से भी जोड़ा गया है, बंदरगाहों को सड़कों से भी जोड़ा गया है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह को जोड़ा गया है पुष्कलावली से। पुष्कलावली आपके तक्षशिला में है, पाकिस्तान, पुष्कलावली। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप उत्तरा पथ मार्ग कहते हैं। पुष्कलावली, इसी को उत्तरा पथ मार्ग कहा जाता है। इसी को हम उत्तरा पथ मार्ग कहते हैं। ठीक, और यही शेरशाह सूरी के समय क्या था, सड़क आजम। शेरशाह सूरी के समय से क्या कहा गया, सड़क आजम कहते हैं आप। ठीक, अंग्रेजों के समय से क्या कहा गया, ग्रैंड टैंक रोड। ग्रैंड टैंक रोड यानी जीटी रोड। तो ओवरऑल ये तीनों नाम किसी के हैं, एक ही के हैं। अब देखिए दूसरा जो सड़क नंबर दो है, सड़क नंबर 2 श्रावस्ती से प्रतिष्ठान। श्रावस्ती से कहाँ जाती है ये, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ेगा, दक्षिण में पड़ता है। प्रतिष्ठान बच्चों कहाँ है, दक्षिण में। और इसी मार्ग पर आपका उज्जैनी पड़ता था, उज्जैनी और काशी इसी मार्ग पर पड़ते थे। ठीक, तीसरा जो मार्ग है वो गुजरात के पाटन से कहाँ तक आता है, कौशाम्बी तक। कहाँ तक आता है ये, कौशाम्बी। कहाँ तक आता है ये, कौशाम्बी तक आता है। ठीक, और जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है वो भी बंदरगाह से जुड़ा है, आपके भृगुकक्ष से मथुरा तक। भृगुकक्ष भी एक बंदरगाह था, भृगुकक्ष से मथुरा तक। ये 4 सड़क परिवहन के मार्ग थे, भृगुकक्ष से मथुरा। और आपको अगर मैं बता दूं, जो ये उत्तरा पथ मार्ग है, जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, आपका प्रयागराज हो, आपका कौशाम्बी हो, आपका काशी है, आपका जो ये कलिंग है,
जितने भी पटना है, ये सारे जो महत्वपूर्ण शहर थे वो इसी उत्तरापथ मार्ग पर क्या थे, स्थित थे। यानी कहीं न कहीं जितने भी उस समय के व्यापारिक जो नगर थे, उन सारे नगर जो है आपके इस मार्ग से क्या थे, जुड़े हुए थे। जैसे आप देखेंगे कि मौर्य काल में जो व्यापार का मुख्य साधन था, या सॉरी जो व्यापारिक मुख्य वस्तु थी वो क्या थी, वस्त्र उद्योग था। तो मौर्य काल में आप देखेंगे व्यापार की जो मुख्य वस्तु थी बच्चों, वो क्या था, वस्त्र उद्योग था। कहा जाता है कि वस्त्र उद्योग के रूप में मथुरा, कलिंग, वत्स, वंग, काशी ये क्षेत्र थे जो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस हुआ करते थे, और वो सब इसी मार्ग पर पड़ते थे। यानी मार्गों के माध्यम से, यानी मुख्य मार्ग के माध्यम से जितने भी प्रमुख उस समय के व्यापारिक नगर थे उनको आपस में क्या किया गया, इंटरलिंक किया गया, जोड़ा गया, ताकि व्यापार को क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमने आपको बताया कि भाई व्यापार के परिवहन के जो साधन थे वो पूरी तरह से मौर्य काल में विकसित थे। अच्छा, दूसरी चीज कहते हैं किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास का जो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो है मुद्रा का डेवलपमेंट और परिवहन का डेवलपमेंट। परिवहन के विकास का पैरामीटर आप इसी से लगा सकते हैं कि मौर्य काल में अशोक ने जब स्तंभों का निर्माण किया तो उन स्तंभों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया। सारे जो प्रस्तर स्तंभ बने थे वो आपके मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो आप सोचिए कि परिवहन का माध्यम बहुत ही मजबूत कंडीशन में रहा होगा, जिसकी वजह से इतने बड़े 50-50 टन के पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था, यानी कहीं कहीं परिवहन की जो व्यवस्था है वो सबसे सुदृढ़ अवस्था में हमें दिखाई देती है। ठीक, अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की। हाँ, बात अगर की जाए जैसे व्यापार का, तो व्यापार जो था वो दोनों स्वरूपों में था। ठीक, कहा जाता है कि भारत के व्यापारी जो है चांदी हीरा बेचने यूनान के बाजारों में जाया करते थे। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आता है, यानी भारतीय व्यापारी विदेश व्यापार पर जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही विदेशी सार्थवाह का उल्लेख आता है, यानी सार्थवाह मतलब जो काफिले का नेतृत्व करता था उसे सार्थवाह कहा गया है। ठीक, तो इसका मतलब कि विदेशियों का दौरा भी भारत के बाजार में यानी मौर्यकालीन बाजार में हुआ करता था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर व्यापार बनी किन किन उद्योगों का व्यापार होता था, किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। ठीक, तो उसमें सबसे जो प्रमुख उद्योग था, औद्योगिक संरचना हम देखेंगे तो सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो आपका है कौन सा, वस्त्र उद्योग। सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा बच्चों, प्रमुख उद्योग आपका है वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र इसे कह सकते हैं, सूती वस्त्र या ओवरऑल वस्त्र, रेशमी वस्त्र भी थे, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। ठीक, इन्हीं रेशमी वस्त्रों को चीनांशुक कहा गया है। नहीं, चीनांशुक एक वस्त्र है, यानी चीनांशुक वह वस्त्र होता था जो चीन से आता था। ये चीन का रेशमी वस्त्र है, चीन के रेशमी वस्त्र को चीनांशुक कहा गया है। चीन का रेशमी वस्त्र जो है वो किस नाम से जाना गया है, चीनांशुक नाम से। एक नाम आता है दुकुल। दुकुल क्या था, दुकुल जो है ये श्वेत वस्त्र है। दुकुल क्या है, श्वेत वस्त्र है। श्वेत वस्त्र को दुकुल कहते हैं। छौम, छौम किसे कहते हैं, छौम ये भारत का रेशमी वस्त्र है, भारत के रेशमी वस्त्र को छौम कहते हैं। ठीक, तो अब प्रश्न ये है कि भाई सूती वस्त्र का उद्योग विकसित है, लेकिन कौन कौन से ऐसे शहर थे जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस थे, यानी कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, फेमस है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होने वाले शहरों में मथुरा है, कलिंग है। देखिए मथुरा, कलिंग, काशी, बंग। बंग का मलमल फेमस था, पांड्यराज। ये क्षेत्र हैं जो सूती वस्त्र के लिए फेमस थे। नोट कर लीजिएगा इसको, कहते हैं बंग का मलमल बेहद फेमस है। आप देखेंगे पूर्व मध्यकाल में जब सुलेमान आएगा, सुलेमान एक विदेशी यात्री है,
वो बंग के मलमल की बेहद तारीफ करता है और कहता है कि बंग का मलमल इतना बेहतर क्वालिटी का था कि पूरे वस्त्र की एक जो थान होती है, थान, उसको एक रिंग से निकाला जा सकता, रिंग माने अंगूठी। तो वह कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता को बताता है पूर्व मध्यकाल में। ठीक, तो ये वस्त्र उद्योग थे। अब देखिए, कहते हो वस्त्र उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी विकसित अवस्था में थे। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग जैसे चर्म उद्योग, चर्म उद्योग भी विकसित अवस्था में था। कौन कौन उद्योग विकसित अवस्था में दिखते हैं? तो पहला आपने देखा सूती वस्त्र उद्योग, एक उद्योग को हमने आपको दिखाया, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा चर्म उद्योग भी देखिए, चर्म उद्योग भी विकसित अवस्था में है। कैसे? कहा जाता है एरियन, एरियन का नाम आपने सुना होगा। एरियन कहता है कि मौर्य काल में लोग सफ़ेद जूते पहना करते थे, सफ़ेद जूते, चमड़े के सफ़ेद जूते पहनने का उल्लेख करता है कौन? एरियन। इससे पता चलता है कि चमड़े का उद्योग विकसित अवस्था में था, क्योंकि इस समय के ढोल नगाड़े भी चमड़े से बनाए गए हैं, जो वाद्य यंत्र हैं वो भी चमड़े के बने हुए हैं। अगला उद्योग है प्रस्तर उद्योग। प्रस्तर उद्योग बहुत विकसित अवस्था में था। कहा जाता है कि विज्ञान और तकनीक का सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट या मैक्सिमम विकास इसी प्रस्तर उद्योग में दिखाई देता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ हैं। कहा जाता है कि इतने बड़ी मात्रा में अशोक के स्तंभ एवं शिलालेखों का निर्माण होना प्रस्तर उद्योग के विकास का स्पष्ट प्रमाण देता है। तो इसके बारे में तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता कि प्रस्तर उद्योग का विकास था कि नहीं था, बहुत बेहतर अवस्था में था। ठीक है। और अगर हम लकड़ी उद्योग की बात करें, लकड़ी उद्योग भी बहुत विकसित अवस्था में मौर्य काल में था। लकड़ी उद्योग के विकास का क्या प्रमाण था? लकड़ी उद्योग के विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण ये है कि इसका निर्माण रथ उद्योग में किया गया है। रथ यानी रथ निर्माण में, या रथ उद्योग, सॉरी, इसे रथ निर्माण मौर्य काल में अधिकतम दिखाई देता है, जिसका उपयोग जो है युद्धों में किया गया है। तो रथ निर्माण तभी बेहतर हो सकता है जब काष्ठ उद्योग यानी लकड़ी उद्योग रहा हो। और इसका और स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है कहाँ से? कुम्हरार से, क्योंकि यही कुम्हरार वह स्थान है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का भवन पाया गया है, जो लकड़ी का बना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतना विशाल भवन, चंद्रगुप्त का जो विशाल भवन है, जिसकी तुलना सूसा एवं एकबतना के महल से की गई है, जिसको देखकर विदेशी यात्री ये कहते हैं कि शायद ये देवताओं द्वारा निर्मित है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लकड़ी उद्योग किस अवस्था में रहा होगा और इसको यूज करने के लिए जो इंजीनियरिंग या तकनीकी पद्धति थी वह कितनी डेवलप अवस्था में रही होगी। ठीक, इसके साथ साथ कहा जाता है खनिज उद्योग का भी विकास हमें दिखाई देता है। और खनिज उद्योग के बारे में कहा गया है कि खनिज उद्योग ये राजकीय नियंत्रण में होता था। और खनिज उद्योग जो है ये समुद्री खनिज, समुद्री और स्थली दोनों खनिज विकसित अवस्था में थे। और ये हमेशा किसके अधीन होते थे? राज्य के नियंत्रण होते थे। किसके अधीन होते थे? राज्य के अधीन होते थे। तो ये औद्योगिक संरचना थी जो मौर्य काल में पूरी विकसित अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मुद्रा व्यवस्था की। ठीक है। थोड़ा सा बच्चों स्पीड आपकी हमने बढ़ाया है ताकि आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। आज का आपका कोर्स चूँकि कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो बताओ आप लोग। पंकज जी, कुछ पूछना है? किसी तरह का डाउट आप लोगों को? बेटा आपकी जो स्पेशल क्लास होने जा रही है कल, में भी कल या परसों जो होगी स्पेशल क्लास, उसमें हम दो चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। एक सबसे बड़ा डिस्कशन आपका होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपका माने आपका टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए, आप जिससे नोट्स बनाएं। ठीक। दूसरा आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है। सिलेबस और आपके स्टडी मटेरियल दो की डिस्कस होगी। फिर अगली क्लास जो होगी वो आंसर राइटिंग पे होगी, मेंस की। तो जो भी पूछ रहे हो, चाहे संदीप जी हैं या अन्य बच्चे हैं, ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। इधर हम दो स्पेशल क्लासें आपके लिए ला रहे हैं, चूँकि हमें ये समझ में आता है कि हमें लगता है कि जितने भी हमारे न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा, और दिल से बता रहा हूँ। इसमें आप माने कोई भी अदर वे में आप इसको मत लीजिएगा।
अभी तक जैसे था कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दो सिस्टम होते थे आपके लिए, आपकी स्टडी लाइफ में ये दो सिस्टम थे आपके लिए, और कहीं न कहीं ऑफलाइन को लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे। लेकिन वर्तमान में आप ये जान लीजिए कि ऑनलाइन आपका एक बेटर प्लेस बनने जा रहा है स्टडी आपके स्टडी के लिए, इसलिए कि अब आपको यहाँ पर इसलिए जुड़ना मजबूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर बढ़िया अच्छे से अच्छे एजुकेटर आपको दिखेंगे। जो ऑफलाइन एजुकेटर क्वालिटी युक्त एजुकेटर थे अब वो सीधे सीधे ऑनलाइन पे आ चुके हैं। तो आप अब अपना कहीं न कहीं जो बदलता हुआ ट्रेंड है समय को देखते हुए, उसमें आपको भी अपनी विचारधारा को बदलना होगा। तो मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को अब कहीं न कहीं अपने दिमाग में इस चीज़ को बनाइए कि नहीं, हमको बदलते हुए ट्रेंड में अपनी पढ़ने के सिस्टम को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप लोग नए सिरे से जुड़िए जो है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब भी देखिए हमें आपका हित कहीं न कहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका हित से हमारा हित जुड़ा हुआ है, आपकी सफलता से हमारी सफलता जुड़ी हुई है। तो जितना आप आगे जाओगे उतना ही हम भी जाएंगे। ठीक है, तो आप बिलीव करिए, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे जो बातें कर पा रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से चीज़ों को पढ़िए और कोशिश करिए कि मेंस के कोर्सेज से जुड़िए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे आपकी एक बेसिक नॉलेज जो है आपकी प्रिपेयर्ड हो रही है। ठीक है, जब तक आप आंसर राइटिंग वर्क से नहीं जुड़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम को हमारे पास नहीं तक पहुंचाएंगे, तब तक आपके लिए मुश्किल होगा बेटा। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा क्लास को कंप्लीट कर लें, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। मुद्रा व्यवस्था, देखिए मुद्रा किसी वस्तु की बनती है या धातु की बनेगी। मुद्रा किसी धातु की बनती है। धातु मुद्राएं प्रचलन में थी उस समय। तो कौन कौन सी धातु में उपयोग की गई मुद्रा में? तो सोना, तांबा और चांदी, ये तीन धातुओं का उपयोग मुद्रा निर्माण में किया गया। ठीक है, यानी मौर्य काल में मुद्रा निर्माण में तीन धातुओं का उपयोग दिखाई देता है। ठीक है, सोना, चांदी और तांबा। सोने के रूप में दो मुद्राएं हैं, निष्क और सुवर्ण। सोने की कौन सी मुद्राएं बनी थी? निष्क और सुवर्ण मुद्रा। ये दो मुद्राएं बच्चों आपकी सोने धातु की बनी हुई है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो करशापड़ और धरण, करशापड़ और धरण, ये दो मुद्राएं आपकी चांदी की बनी है। करशापड़ और धरण, ये दो मुद्राएं आपकी चांदी की हैं। मासक, मासक एक मुद्रा थी। मासक और कांकड़ी, मासक और कांकड़ी ये तांबे की हैं। मासक और कांकड़ी ये तांबे की हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे छोटी मुद्रा कौन थी? कांकड़ी थी। कहा जाता है कि इसे सौदागर व्यापारी वगैरह लेकर चलते थे। ये सबसे छोटी मुद्रा थी। लेकिन सबसे प्रचलित और मान्य मुद्रा कौन थी? पर्ण। जो सबसे प्रचलन में थी वो पर्ण है। ठीक, और पर्ण को रूपा रूप्य कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। रूपा रूप्य, वेतन, राजकीय जो वेतन दिया जाता था यानी जो भुगतान होता था वह इसी मुद्रा में होता था। और जो राज्य टैक्स वसूलता था, कहते राज्य जो कर लेता था किसानों से या व्यापारियों से, कर दो स्वरूपों में दिया जाता था। नगद भी दिया जाता था, अनाज के रूप में भी दिया जाता था। तो नगद मुद्रा जो यूज होती थी वो पर्ण थी। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। कहते हैं कि मौर्य काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ है जो मुद्रा निर्माण के बारे में उल्लेख करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही मुद्रा निर्माण का उल्लेख किया गया है। कहते हैं लक्षणा अध्यक्ष, जो 26 अध्यक्ष आपको बताए थे, उसमें जो लक्षणाध्यक्ष होता है वह मुद्रा निर्माण विभाग का प्रमुख होता था। पासपोर्ट विभाग का भी मुद्रा निर्माण विभाग का प्रमुख होता था। मुद्राओं का निर्माण राजकीय नियंत्रण में टकसालों में किया जाता था। टकसाल का जो अधिकारी होता था वो सौवर्णिक था। कौन था? सौवर्णिक। टकसाल माने जहां मुद्रा बनती थी उसका अधिकारी कौन था? सौवर्णिक। लेकिन जब मुद्रा बनकर निकलती थी तो उस मुद्रा की क्वालिटी को यानी उस मुद्रा में कमियों की जांच कौन करता था? रूपदर्शक नामक अधिकारी करता था। और कौटिल्य ही अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति मुद्रा निर्माण कर सकता है बशर्ते वह राज्य को 13.5% टैक्स दे दे। तो 13.5% टैक्स देकर
कोई भी व्यक्ति जो है मुद्रा निर्माण और भी चीजें हैं जो छूट जाएंगी। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि सांकेतिक मुद्रा और धातु मुद्रा में क्या डिफरेंस है, तो ये बातें वहां पर हुई थी। अब देखिए, अब बच्चों कुछ आपके फैक्चुअल जानकारी के लिए डिस्कशन हो जाए कि करों का प्रकार क्या था, यानी टैक्स, यानी कितने टाइप ऑफ टैक्स जो है मौर्य काल में लगाए जाते थे। ठीक है, 2 मिनट। देखिए, कहते हैं करों के प्रकार कितने हैं। कर के प्रकार, कर के प्रकार, ठीक है। तो नंबर 1 इसको नोट करिए आप लोग, प्रणय कर। प्रणय कर को नगद कर कहते हैं। प्रणय कर नगद, इसे क्या कहते हैं, हिरण्य कर। नंबर 3 हिरण्य कर, हिरण्य कर। बच्चों एक थोड़ा सा गलती हो गई, हिरण्य ये आपात कर है, प्रणय कर जो है ये आपात कर है, हिरण्य कर नगद कर है। ये आपका आपात कर और ये आपका नगद कर। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, ये आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद तरदेय, तरदेय कर। तरदेय कर क्या था, ये नदी उतराई कर था, यानी नदी के उस पार उतारने पर जो टैक्स लगता था, नदी उतराई कर, नदी उतराई कर। ठीक, और अगला जो है सेनापतिग्राम, सेना भुक्ति कर। सेना भुक्ति कर क्या था, ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सेना भुक्ति कर क्या है, ये बेटा तब लिया जाता था जैसे मान लीजिए सेना युद्ध पे जा रही है। ठीक, अब जब सेना युद्ध पर जा रही होती है तो क्या है कि जिस गांव से सेना गुजरती थी उस गांव पर एक टैक्स लगता था कि वह उस समय सेना का क्या करे, भरण पोषण करे। यानी जिस गांव से, इससे क्या होता था कि सेना को रसद की उपलब्धता बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध हो जाती थी। ठीक, तो इसे सेना भक्त कर कहा जाता था। ठीक, अगला उदयक भाग कर, इसको आप लिख लीजिए, युद्ध के समय गांव पर लगा कर, उसको कहते हैं मूसक कर। जैसे आप जानते हैं ना कि प्लेग किस जानवर से फैलता है, यानी चूहे से फैलने वाली बीमारी पर लगता था, मूसिका कर, मूसिका कर, मूसिका कर। ये चूहे से फैलने वाली बीमारी पर लगाया जाता था, चूहे से होने वाली बीमारी, चूहे से होने वाली बीमारी पर ये लगता था। ठीक है, ये आपके टैक्स हैं मौर्य काल में। ठीक, और एक होता है चोर रज्जु कर, जिसे कहते हैं चौकीदारी कर। ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिए, चोर रज्जु कर यानी चौकीदारी कर। ठीक, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो लिख दिए। और लिखना हो आप लिख सकते हैं, परहीनक कर, चराई कर के नाम से जाना जाता था। परहीनक कर ये चराई कर था, यानी जो चारागाह भूमि पर लगाया जाता था। और आप जानते हैं मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी भी इसे लगाता है, जिसको आप चरी कर और घरी कर कहते हैं। घरों पर यानी हाउस टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसे घरी कर कहा जाता है। और चरी कर यानी चारागाहों पर लगाया था, तो वहाँ पर, यहाँ पर मौर्य काल में भी दिखता है, परहीनक कर को चराई कर कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका टैक्स। ठीक, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें कुछ बताने जा रहे हैं जो लोकल स्तर पर दिखती है। जैसे वो भी एक व्यवसाय है, लेकिन वो मनोरंजन का भी अंग है, उससे वो भी पैसा कमाने का एक जरिया था, लेकिन वो
क्या है, मनोरंजन के अंग के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ वो शब्दावलियाँ हैं, उनकी टर्मोलॉजी को आप जानने की कोशिश करिए। ये शब्दावलियाँ पूछी भी जा सकती हैं, इनको ध्यान करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कहते हैं कि मौर्य काल में कुछ शब्द आते हैं, जैसे वाग्जीवन, जैसे कुशीलव, वाग्जीवन, कुशीलव, ये क्या है, वाग्जीवन और कुशीलव क्या है, तमाशा दिखाने वाले को कुशीलव कहा जाता था। तमाशा दिखाने वाले, तमाशा दिखाने वाले। वाग्जीवन क्या है, विभिन्न प्रकार की बोली निकालने वाले, जैसे मिमिक्री करना, मिमिक्री करना होता है ना, आजकल मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री करने वाले कह सकते हैं। आप लोग दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मिमिक्री करना, विभिन्न प्रकार की बोली निकालना, एक कॉमेडी करना, ये भी उस समय का व्यवसाय था। मनोरंजन का साधन भी कह सकते हो, व्यवसाय का साधन भी कह सकते हो, ठीक। मौर्य काल में कुहक, कुहक माने क्या था, कुहक माने मदारी, कुहक, इसे मदारी, मदारी आप जानते हैं, ये लोकल साधन थे मनोरंजन के और व्यवसाय के, ठीक है। गांव गांव में क्या होते थे, ये आज भी टहलते हैं, आज भी आप देखे होंगे, ये हमारी भारतीय परंपरा में बने हुए हैं। हमारे सांस्कृतिक माने सांस्कृतिक परंपरा भी आप इसे कह सकते हैं। प्लवक, प्लवक होते थे, रस्सी पर नाचने वाले, और आज भी आप ये परंपरा हमारे, मैंने कई बार इसको देखा है, अपने प्रयागराज और दिल्ली में भी देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रस्सी को दो सिरे पर बांध देते हैं और बीच में उन रस्सियों पर चलते हैं, संगीत उस पर बजाते हैं, संगीत गाते हुए या वाद्य यंत्र को बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये मौर्य काल में ये परंपरा दिखती है, इसको प्लवक कहा जाता है। मौर्य काल में इसे क्या कहा गया, प्लवक। प्लवक वो लोग होते थे जो रस्सियों पर कलाबाजी करते थे, रस्सियों पर कलाबाजी करने वाले, रस्सियों पर कलाबाजी जो करते थे उनको क्या कहा जाता था, प्लवक कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हमको दिखते हैं, जैसे नाटक होता था, आप जानते हैं, आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नाटक शब्द का उपयोग हुआ है, संवाद शब्द का उपयोग होता है। तो मौर्य काल में भी दो शब्द आए हैं, एक रंगोपजीवी और रंगोपजीवनी, रंगोपजीवनी, ये दो शब्द आते हैं, ठीक है। और आप अगर देखें तो कहा जाता है कि ये आपके अभिनेता अभिनेत्री कह सकते हैं आप इनको, अभिनेता यानी एक्टर और एक्ट्रेस, अभिनेता और अभिनेत्री कह सकते हैं, ये नाम उपयोग आते हैं, ठीक। इसके बाद अतिथि कौशिक हैं जो देवताओं के चित्र बनाकर जो है मनोरंजन करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी परंपराएं हमको दिखती बच्चों, लेकिन क्लास डिले हो रही है थोड़ा सा, ठीक। और आपकी क्लास हमने फिनिश भी कर दिया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक। और जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तहे दिल से मैं जो भी कह रहा हूँ आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं क्लास में और बहुत जल्द आपके लिए हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास हम बहुत जल्द लेंगे, ठीक। चलिए, गुड नाइट सबको।